अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है वो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ चैप्टर नंबर 1 है फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। इसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और इसके लेक्चर 1 में हमने पेज नंबर 3 तक पढ़ा था। आज इसका हम पेज नंबर 3 से जो लास्ट पैराग्राफ है वो स्टार्ट करेंगे। सो हेयर वी गो। लास्ट पैराग्राफ है, देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज़। इससे पहले हमने पढ़ा कि कायदे-आज़म जो है ये एक्चुअली ऐसा ये जो लेसन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, ये एक्सर्प्ट्स हैं फ्रॉम द स्पीच ऑफ कायदे-आज़म जो उन्होंने डिलीवर की थी ढाका यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन पे। तो उस स्पीच से कुछ हवालाजात जो हैं, कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे इस लेसन में दिए गए हैं और ये एक लेसन बनाया गया है। कायदे-आज़म अब यहाँ पे यूथ से एड्रेस करते हुए उनको डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं जब पाकिस्तान अपने इंसेप्शन के दिनों में स्टार्ट में जब पाकिस्तान नया एक रियासत बनी थी, तो उसमें जो पाकिस्तान को चैलेंजेस सामने आए उनके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद कायदे-आज़म अब कह रहे हैं कि देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन अदर डिफ़िकल्टीज़। यानी पहले तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि वो जो माइग्रेशन हुई थी पंजाब में और बाकी जगहों पर, उसकी बात कर रहे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज था नई नई एक रियासत के लिए। उसके बाद देयर फॉलोड इन रैपिड सक्सेशन का मतलब होता है अ, एक सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद दूसरा किसी यानी एक इशू के बाद दूसरा कोई इशू जो है उसी तसलसल में जब आ जाता है उसको सक्सेशन कहते हैं। एक फिनोमेना के बाद दूसरा फिनोमेना, तो तसलसल को सक्सेशन कहते हैं। तो कायदे कहते हैं कि इसके बाद एक के बाद दूसरा यानी तेज़ी से अदर डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आना शुरू हो गई, बाकी मुश्किलात हमारे मुल्क के ऊपर आना शुरू हो गई। सच एज़ विदहोल्डिंग बाय इंडिया फॉर कैश बैलेंसेस। विदहोल्ड का मतलब होता है रोकना, ठीक है? जैसे कि इंडिया ने हमारा जो कैश बैलेंस है, हमारा जो उस वक़्त जो शेयर था पाकिस्तान का, जब 2 मुल्क आज़ाद हुए, 2 डोमिनियंस बनी इंडिया और पाकिस्तान, तो जो कैश में पाकिस्तान का शेयर था, उसको इंडिया ने स्टॉप कर दिया, विथहोल्ड कर दिया या रोक के रखा। पाकिस्तान को पाकिस्तान का शेयर नहीं मिला। ठीक है जी। ऑफ आवर शेयर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट, हमारे जो मिलिट्री है, फ़ौज का इक्विपमेंट, जंगी साज़ो-सामान, वो भी इंडिया ने रोक के रखा। एंड लेटली, और उसके बाद यानी सबसे आखिर में एक द इंस्टीट्यूशन ऑफ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ योर प्रोविंस। तो उसके बाद जो है हमारे जो एरिया है, हमारा जो कंट्री है, उसको क्या बना दिया, उसमें मुकम्मल माशी नाकाबंदी कर दी। ब्लॉकेड नाकाबंदी को कहते हैं इकोनॉमिक माशी, यानी माशी बाइकआउट या माशी नाकाबंदी यहाँ पे कर दी। तो ये एक और बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी। I have no doubt that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change. कायज़म कहते हैं कि आई हैव नो डाउट, मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं, कोई शक नहीं, दैट ऑल राइट थिंकिंग मैन, कि तमाम सही सोचने वाले अफराद इन द इंडियन डोमिनियन, इंडिया में जो लोग इंडिया की रियासत में रहते हैं, मुस्बत सोच रखने वाले लोग, विल डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, वो इन वाक़यात की मज़म्मत डिप्लोर दीज हैपनिंग्स, वो इन वाक़यात की मज़म्मत करते हैं या मज़म्मत करेंगे। एंड आई एम श्योर, और मुझे यकीन है, द एटीट्यूड ऑफ द माइंड, कि इस किस्म की जहनीत जो है दैट हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर देम विल चेंज, जो कि इन वाक़यात के पीछे रही है, कार फरमा रही है या ज़िम्मेदार रही है इन वाक़यात की, वो जहनीत क्या हो जाएगी, वो बदलेगी। बट इट इज़ इसेंशियल दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स। लेकिन नौजवानों से कायदे ने कहा कि इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है, दैट यू शुड टेक नोट ऑफ दीज डेवलपमेंट्स, कि आप इन तमाम वाक़यात का बखूबी जायज़ा लें। दे स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूड विजिलेंस ऑन आर पार्ट। इन वाक़यात को देखकर यानी जो कंटिन्यूड विजिलेंस है, विजिलेंस निगरानी को कहते हैं, वॉचफुल होना या केयरफुल होना। तो आपके पार्ट पे यानी नौजवानों के पार्ट पे एक जो है होशियारी या निगरानी या मुसलसल निगरानी की एक इंतहाई अशद ज़रूरत है, और ये वाक़यात उसके ऊपर उस ज़रूरत के ऊपर ज़ोर देते हैं। योर मेन ऑक्यूपेशन शुड बी इन फेयरनेस टू योरसेल्व्स। कायदे ने अब नौजवानों को उनके फ़राइज़ बताते हुए कहा कि आपका जो मेन अहम फ़रीज़ा है वो क्या होना चाहिए, शुड बी इन फेयरनेस टू योरसेल्व्स, अपने आप के साथ इंसाफ करना,
या अदल करना, इन फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने वालदैन के साथ इंसाफ करना, एंड इंडीड इन फेयरनेस टू द स्टेट, और अपने मुल्क के साथ सच्चाई और वफादारी से पेश आना। ये आपका महम फरीज़ा है। टू डिवोट योर अटेंशन सोलली टू योर स्टडीज़, और अपनी जो तवज्जो है उसको मुख्तस करना, डिवोट करना सोलली मुकम्मल तौर पर टू योर स्टडीज़, अपनी तालीम पर। इट इज़ ओनली दस दैट यू कैन इक्विप योर सेल्व्स फॉर द बैटल ऑफ लाइफ। सिर्फ ये यानी ये सब आप कर लेंगे तो सिर्फ उस वक्त जाके आप अपने आप को मुकम्मल तैयार कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं फॉर द बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जंग के लिए, दैट लाइज अहेड ऑफ यू, जो कि आगे आने वाली है। यहाँ से हम पेज नंबर 4 पे शिफ्ट हो गए हैं। ओनली दस विल यू बी एन एसेट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑफ प्राइड टू योर स्टेट। सिर्फ उस वक्त ही आप एक असासा बनेंगे, एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, और एक ताकत का ज़रिया बनेंगे, एंड ऑफ प्राइड, और फ़ख्र बनेंगे टू योर स्टेट, अपनी रियासत के लिए। ओनली दस कैन यू असिस्ट इट इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट कन्फ्रंट इट। और सिर्फ उसी वक्त आप इसकी मदद कर सकते हैं। हेल्प का मतलब, असिस्ट का मतलब हेल्प करना या मदद करना। इन सॉल्विंग द ग्रेट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, बड़े माशी और समाजी मसाइल को हल करने में, दैट कन्फ्रंट इट, जिनका इस मुल्क को सामना है। एंड इनेबल इट टू रीच इट्स डिस्टेंट गोल, और आप इस मुल्क को इस काबिल बना सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं कि ये पहुंच सके अपनी मंजिल मकसूद पर। डिस्टेंट गोल, मंजिल मकसूद। अमंग द मोस्ट प्रोग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तरक्की याफ्ता और ताकतवर कौमों में। My young friends, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and beware. मेरे नौजवान दोस्तों, आई वुड देयर फोर लाइक टू टेल यू अ फ्यू पॉइंट्स, मैं आपको इसलिए कुछ अहम नकात या कुछ नकात बताना चाहूँगा। अबाउट विच यू शुड बी विजिलेंट एंड बीवेयर, जिनके बारे में आपको चौकस रहना है और होशियार रहना है। फर्स्टली बीवेयर ऑफ द फिफ्थ फर्स्टली बीवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट अमंग आवरसेल्व्स। सबसे पहले बीवेयर का मतलब है होशियार रहना। ऑफ द फिफ्थ कॉलमिस्ट, फिफ्थ कॉलमिस्ट का मतलब है बागी, वो लोग जो हमारे दरमियान रहते हैं लेकिन वो बगावत करते हैं, उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट कहते हैं। तो आपने उनसे होशियार रहना है। सेकेंडली गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश पीपल। गार्ड अगेंस्ट का मतलब है हिफाजत करना, वीड आउट का मतलब है रिमूव करना, बाहर निकालना। तो सेल्फिश लोग, खुद गर्ज जो लोग हैं, उनके खिलाफ होशियार रहें, और उनको अपने ग्रोह से, अपने हल्के से, अपने अहबाब से, हल्का अहबाब में जो आपके लोग ऐसे हैं उनको बाहर करें या उनसे किनारा कशी इख्तियार करें ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सकें। who only wish to exploit you so that they may swim, जो सिर्फ आपको तबाह करना चाहते हैं या आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपका इस्तेहसाल करना चाहते हैं, so that they may swim, ताकि वो कामयाब हो सकें। thirdly, तीसरे नंबर पर, learn to judge who are really true and really honest, ये जज करने की कोशिश, ये जज करना सीखें कि कौन लोग हैं जो हकीकत में वफ़ादार हैं आपके साथ या आपके साथ सच्चाई से पेश आते हैं। एंड अनसेल्फिश सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, और वो मुल्क के, रियासत के बेलोस खिदमतकार हैं। हु विश टू सर्व द पीपल, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, विद हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, एंड सपोर्ट देम, और फिर ऐसे लोगों की आप मदद करें। यानी जो लोग अच्छे हैं, मुल्क के साथ वफ़ादार हैं, उनकी आप मदद करें। और जो मुल्क के साथ वफ़ादारी नहीं करते, आपके अंदर ही रहते हैं लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, उनको अपने ग्रोहों से बाहर निकालें। तो ये विजिलेंट ऑन द पार्ट ऑफ यूथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, उसके बाद है देयर इज़ अनदर मैटर दैट आई वुड लाइक टू रेफ़र टू। यहाँ पे एक और मसला, एक और अहम मामला है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा या जिसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्तों, हिदर टू, अब तक, यहाँ तक, यानी हेयर टू, यू हैव बिन फॉलोइंग द रट, आप किस चीज़ को फॉलो करते रहें? रट कहते हैं हजूम के रास्ते को, ऐसा रास्ता जिस पे अवाम या हजूम, यानी एक ऐसी गुजरगाह हो जहाँ से सारे लोग गुजर के जाते हैं, वो पक्का रास्ता बन जाता है। हजूम का रास्ता उसको कहते हैं, रट कहते हैं। तो यानी एक ज़्यादा अक्सरियत जिधर जिस रास्ते पे चलती है, सारे ही लोग उधर जो हैं चलना शुरू कर देते हैं, उसी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, उसको रट कहते हैं।
तो कायद-ए-आज़म ने अब नौजवानों को यहाँ पे कहा कि आप जो है अभी तक यहाँ तक जो है हजूम का रास्ता आपने अपनाया। यू गेट योर डिग्रीज एंड व्हेन यू आर थ्रोन आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन थाउजेंड्स, कि आप अपनी डिग्री हासिल करते हैं और जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं हज़ारों की तादाद में, ऑल दैट यू थिंक एंड हैंकर फॉर इज़ गवर्नमेंट सर्विस। तो आप जितनी भी आपकी सोच होती है या आपकी ख्वाहिश होती है, हैंकर दिली ख्वाहिश को कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को कहते हैं, वो क्या होती है? गवर्नमेंट सर्विस की। किसी न किसी तरह आप सरकारी नौकरी हासिल कर लें। As your Vice Chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. जैसा कि आपके वाइस चांसलर ने राइटली स्टेटेड, बिल्कुल ठीक कहा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि पुराना निज़ाम तालीम जो था उसका अहम मकसद क्या था, कि उनको जो है वेल ट्रेंड, तरबियत याफ्ता और वेल इक्विप्ड तजर्बाकार क्लर्क्स चाहिए थे। तो इसलिए वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिर्फ क्लर्क्स प्रोड्यूस करता था। ऑफ कोर्स सम ऑफ देम वेंट हायर एंड फाउंड देयर लेवल। यकीन उनमें उनमें से कुछ लोग अपने उस जो क्लर्क का लेवल है उससे आगे बढ़े, हायर गए, उस पोस्ट से आगे बढ़े, एंड फाउंड देयर लेवल, और अपने मकाम पर पहुंचे। बट द होल आइडिया वॉज टू गेट वेल क्वालिफाइड क्लर्क्स। लेकिन इस सारी एजुकेशन के निज़ाम का पूरा जो नज़रिया था, आइडिया था, वो क्या था कि अच्छे तरबियत याफ्ता क्लर्क्स पैदा किए जाएं। Civil service was mainly staffed by the Britons, and Indian element was introduced later on. जो सिविल सर्विस है वो उसमें ज़्यादातर जो भर्तियाँ की जाती थी वो ब्रिटन्स थे, ठीक है, अंग्रेज़ थे, और इंडियन जो लोग थे, इंडियन एलिमेंट का मतलब इंडियन लोग जो इंडिया के रहने वाले लोग हैं, ये बाद में उस मुतारफ़ किए गए। एंड इट वेंट अप प्रोग्रेसिवली, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद बढ़ती गई। वेल द होल प्रिंसिपल वॉज टू क्रिएट अ मैंटेलिटी, और इसके पीछे एक उसूल जो था वो क्या था कि एक ऐसी जहनीत बनाई जाए, साइकोलॉजी, ऐसी नफ्सियात बनाई जाए, एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, और एक ऐसी जहनी कैफियत बनाई जाए, दैट एन एवरेज मैन, कि एक आम आदमी, व्हेन ही पास्ड हिज बीए और एमए, जब वो अपना बीए या एमए पास करता है, वाज टू लुक फॉर सम जॉब इन गवर्नमेंट, तो उसको किसी न किसी नौकरी की तरफ, हुकूमत या सरकारी नौकरी की तरफ उसको जाना पड़ता था, या उसकी ज़हनियत ऐसी बनाई जाती थी कि वो सिर्फ उसी नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी के बारे में सोचता था। इफ़ ही हैड इट, ही थॉट ही हैड रीच्ड हिज हाइट। अगर उसको वो नौकरी मिल जाती तो वो ये समझता कि वो अपने मकसद तक पहुंच चुका है। आई नो यू आई नो एंड यू ऑल नो व्हाट हैज़ बिन रियली द रिजल्ट ऑफ दिस। आई नो, मैं जानता हूँ, और आप सबको पता है कि इस सारे जो एजुकेशन सिस्टम है या इस सारी सोच का क्या नतीजा निकला। आर एक्सपीरियंस हैज शोन दैट एन एमए अर्न्स लेस देन अ टैक्सी ड्राइवर। हमारा तजर्बा हमें ये बताता है कि एक एमए डिग्री होल्डर जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर से कम पैसे कमाता है। एंड मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर लिविंग इन अ मोर मिजरेबल मैनर। और बहुत सारे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो काबिल रहम हालत में रहते हैं, मिजरेबल कंडीशन में रहते हैं, दैन मैनी मीनियल सर्वेंट्स, बहुत सारे आम मुलाजिमीन से, जो डोमेस्टिक काम करते हैं, आम मुलाजमीन हैं, उनसे भी काबिल रहम हालत में रहते हैं। हु आर एम्प्लॉयड बाई वेल टू डू पीपल। ऐसे आम मुलाजमीन, ऐसे डोमेस्टिक मुलाजमीन जिनको अमीर लोगों ने अपने यहाँ नौकरी दी हुई है। नाउ आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दैट रट। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप उस रट या उस हजूम के रास्ते से निकलें, एंड दैट मैंटेलिटी, और उस जहनीत से निकलें, एंड स्पेशली नाउ, और ख़ास तौर पे अब, दैट वी आर इन फ्री पाकिस्तान, क्योंकि अब हम एक आज़ाद पाकिस्तान में रहते हैं। और अब एक आज़ाद मुल्क में सिर्फ हमें क्लर्क्स या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ नहीं देखना, बल्कि इसमें हमें बिजनेसेस और बाकी काम भी करने हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट अब्जॉर्ब थाउजेंड। हुकूमत हज़ारों लोगों को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, यानी उनको नौकरियां हज़ारों लोगों को नहीं दे सकती। इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन बात है। बट इन द कंपटीशन टू गेट गवर्नमेंट सर्विस मोस्ट ऑफ यू विल बी डीमोरलाइज्ड। लेकिन इस सरकारी नौकरी के हसूल में जो एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, इस मुकाबले से जब आप गुजरेंगे तो बहुत सारे आप में से लोग हौसला हार जाएंगे, डीमोरलाइज हो जाएंगे, जब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कैन टेक ओनली अ सर्टेन नंबर। हुकूमत सिर्फ चंद लोगों को ही या कुछ लोगों को ही नौकरी दे सकती है, एंड द रेस्ट कैन नॉट सेटल डाउन। और बाकी लोग इसमें इस नौकरी के लिए क्वालिफाई या हुकूमती नौकरी को हासिल नहीं कर सकते, सेटल डाउन इसमें नहीं हो सकते। टू एनीथिंग
and rest, cannot settle down to anything else, and being disgruntled are always ready to be exploited. और बाकी जो लोग जब वो सेटल डाउन नहीं होते अपनी लाइफ में, एनीथिंग एल्स का मतलब किसी और नौकरी में भी, एंड बीइंग डिसग्रंटल्ड, और इससे वो जब वो बददिल हो जाते हैं, जब वो हर्ट हो जाते हैं, तो आर ऑलवेज रेडी टू बी एक्सप्लॉयटेड, तो उन लोगों का इस्तेहसाल करना या उन लोगों को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है बाय पर्सन्स हु हैव देयर ओन एक्सेस टू ग्रिंड। ऐसे लोग उनको इस्तेमाल करते हैं जिनके अपने मकासद होते हैं। एक्सेस टू ग्रिंड का मतलब अपने मकासद, यानी वो लोग फिर ऐसे नौजवानों को मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं जो कि पहले ही हुकूमत से बददिल हो जाते हैं। नाउ आई वांट दैट यू मस्ट डाइवर्ट योर माइंड। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपने जहन को बदलें, उसको चेंज करें, योर अटेंशन, अपनी तवज्जो को बदलें, योर एम्स एंड एम्बिशन टू अदर चैनल्स एंड अदर एवेन्यूज़। अपने मकासद को दूसरे ज़राए की, दूसरे रास्तों की तरफ, दूसरी राहों की तरफ मोड़ें, एंड फील्ड्स और दूसरे शोबों की तरफ मोड़ें, दैट आर ओपन टू यू, जो कि आपके लिए खुले हैं या आपके लिए मौजूद हैं, एंड विल इंक्रीजिंगली बिकम सो, और ये इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। देयर इज़ नो शेम इन डूइंग मैनुअल वर्क एंड लेबर। मैनुअल वर्क का मतलब हाथ से काम करना, लेबर मजदूरी, मेहनत मजदूरी करना। मेहनत मजदूरी और हाथ से काम करने में कोई शर्म नहीं है। देयर इज़ एन इमेंस स्कोप इन टेक्निकल एजुकेशन, और जो टेक्निकल एजुकेशन है उसका दायरा कार जो है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है। फॉर वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल, क्योंकि फॉर का मतलब यहाँ पे बिकॉज के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि वी वांट टेक्निकली क्वालिफाइड पीपल वेरी बैडली, क्योंकि हमें टेक्निकली जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी की समझते हैं, वो उनकी हमें बहुत शदीद ज़रूरत है। यू कैन लर्न बैंकिंग, कॉमर्स, ट्रेड, लॉ। आप बैंकिंग सीख सकते हैं, कॉमर्स सीख सकते हैं, ट्रेड और लॉ वगैरह भी आप सीख सकते हैं, विच प्रोवाइड सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ नाउ, जो कि अब बहुत सारे मौके मुहैया करता है। ऑलरेडी यू फाइंड दैट न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग स्टार्टेड। पहले ही आपको पता है कि बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज, सनतें जो हैं वो शुरू हो रही हैं। न्यू बैंक्स, नए बैंक शुरू हो रहे हैं। न्यू इंश्योरेंस कंपनीज, इसी के साथ बीमा कंपनीज वगैरह शुरू हो रही हैं। न्यू कमर्शियल फर्म्स, और इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज, कमर्शियल तजारती कंपनियाँ शुरू हो रही हैं, आर ओपनिंग, एंड दे विल ग्रो एज यू गो ऑन, और ये मज़ीद इनकी तादाद बढ़ती जाएगी वक्त के साथ साथ। नाउ दीज आर एवेन्यूज़ एंड फील्ड्स ओपन टू यू। अब ये वो राहें हैं, वो शोबे हैं जो कि आपके लिए खुले हैं। थिंक ऑफ देम एंड डाइवर्ट योर अटेंशन टू देम। इनके बारे में आप सोचें और अपनी तवज्जो को उस तरफ मोड़ें। एंड बिलीव मी, और मेरा यकीन करें, यू विल देयर बेनिफिट योर सेल्फ मोर देन बाई मेरली गोइंग इन फॉर गवर्नमेंट सर्विस एंड रिमेनिंग देयर। और मेरा यकीन करें कि आप वहाँ पर ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे, ज़्यादा अपने आप को आप फ़ायदा पहुँचा सकेंगे, बजाय इसके कि आप हुकूमती नौकरी में या सरकारी नौकरी में जाएं। और वहाँ पे रहें इन व्हाट आई शुड से, जिसको मैं कहूँगा अ सर्कल ऑफ क्लर्कशिप। एक क्लर्कशिप का एक सर्कल है, वर्किंग देयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, जो कि सुबह से शाम तक एक सर्कल में काम करता है। इन मोस्ट डिंगी एंड अनकम्फर्टेबल कंडीशंस। डिंगी का मतलब होता है जहाँ पे शोर वगैरह ज़्यादा हो, और अनकम्फर्टेबल बेआराम, बेसुकून जगह, तो उसमें आपको काम करना पड़ेगा। यू विल बी फॉर मोर हैप्पी एंड फॉर मोर प्रॉस्परस। आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खुशहाल होंगे, विद फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, और आपके साथ आपके पास बहुत सारे मौके भी होंगे। टू राइज इफ़ यू टेक टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आगे बढ़ने के, अगर आप कॉमर्स और इंडस्ट्री, सनत और तजारत में, कारोबार में जाते हैं। एंड विल दस बी हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, और इस तरह से न सिर्फ आप अपने आप की मदद करेंगे, बट ऑल्सो योर स्टेट, बल्कि अपने रियासत की भी आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। यानी आपकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। इस तरह से आपके मुल्क में जो बेरोज़गारी है वो भी कम होगी, और आपकी ऑब्वियसली जो बिज़नेस है उससे जो टैक्स आएगा उसका भी जो हुकूमत को प्रॉफिट मिलेगा, तो इससे स्टेट को प्रॉफिट मिलेगा। बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन के हुकूमत से तनख्वाह लें, आप खुद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें जिससे मुल्क को और मुल्क में रहने वाले जो आवाम हैं, बेरोज़गार लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। आई कैन गिव यू वन इंस्टेंस, मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। आई नो अ यंग मैन, मैं एक नौजवान आदमी को जानता हूँ, हु वाज इन गवर्नमेंट सर्विस, जो कि सरकारी मुलाजमत में था। 4 years ago ही वेंट इनटू अ बैंकिंग कॉरपोरेशन। 4 साल पहले वो एक बैंकिंग कंपनी में गया, ऑन 200 रुपीज़, और वहाँ उसकी तनख्वाह कितनी थी? 200 रुपये। यानी ये 1948 में स्पीच है, तो उस वक्त की बात हो रही है, उस वक्त के 200 रुपये। बिकॉज ही हैड स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ बैंकिंग, क्योंकि उसने बैंकिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था।
एंड टुडे ही इज़ मैनेजर इन वन ऑफ देयर फर्म्स, और आज वो उनकी फर्म में, एक कंपनी में मैनेजर है। एंड ड्राइंग 1500 रुपीज़ अ मंथ, और वो आज 1500 रुपये एक महीने का कमा रहा है। ठीक है जी, यानी 4 महीने के बाद उसका सैलरी में कितना फ़र्क आ गया। इन जस्ट 4 साल में, इन जस्ट 4 ईयर्स, सिर्फ 4 सालों में। दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज़ टू हैव, ये वो मौके हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। एंड आई डू इम्प्रेस अपॉन यू, और मैं इस बात पे अब आप पे ज़ोर दूंगा, स्ट्रेस दे के कहूँगा, टू थिंक इन दीज टर्म्स, कि आप भी इन चीज़ों के बारे में, या इस नज़रिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें और इनके बारे में सोचें। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।